केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। 10 बज रहे हैं और ये वक्त है आपको वो खबरें दिखाने का जो दावा है आपने ना इससे पहले कहीं देखी होंगी और ना ही कहीं सुनी होंगी। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। आज के शो में सबसे पहले बात करेंगे सिस्टम की घोर लापरवाही की। मध्य प्रदेश के धार की एक खबर जिसने हर किसी को चौंका दिया। वहां नसबंदी के लिए लगाए गए एक शिविर में एक ही दिन में 175 महिलाओं की नसबंदी कर दी गई। इस घटना के बाद मध्य प्रदेश की सरकार पर गंभीर सवाल तो खड़े हुए। इसके बाद रिपब्लिक की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और वहां वो व्यवस्थाएं जो दिखाई गई वाकई में आपको भी परेशान कर देगी। बात सिर्फ 2 मिनट में हुए ऑपरेशन तक सीमित नहीं है, बल्कि कई और परतें भी खुलती चली गई, जिसने बता दिया वाकई में कि किस तरीके से यहाँ पे सिस्टम की ओर से महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर, सेहत को लेकर जबरदस्ती लापरवाही की गई है। एक तरीके से अपराध किया गया है। क्या कुछ हुआ इस दौरान, सब कुछ दिखाते हैं आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। जिस तरह से नसबंदी के नाम पर लोगों की जान से खिलवाड़ किया गया, इसकी हकीकत जानने हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं। अभी ये लेटी हुई हैं, इनको डिस्चार्ज भी कर दिया है ऑपरेशन के बाद, जबकि इनकी हालत इस तरह की अभी नहीं है। ये पूरी तरह अभी फिट नहीं है। कोई एम्बुलेंस वगैरह ने छोड़ा भी नहीं आपको? हाँ, कुछ नहीं छोड़ा। इसी गंदगी के बीच इतनी चिलचिलाती धूप में 13 तारीख को एक जो महिलाएं हैं जो नसबंदी कराने आई थी, उनको इस तरह से यहाँ पर लिटा दिया जाता है। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्था की सच्चाई है। नसबंदी ऑपरेशन के बाद चिलचिलाती धूप में लेटी महिलाएं, रिकॉर्ड बनाने के लिए मेडिकल कैंप में किए गए इंस्टेंट ऑपरेशन। मध्य प्रदेश में आदिवासी महिलाओं के साथ नसबंदी के नाम पर जो मजाक हुआ वो तो सबने देख ही लिया। नसबंदी के लिए जो कैंप लगाया गया उसमें एक दिन में 175 महिलाओं के ऑपरेशन कर दिए गए, यानी हर 2 मिनट में एक महिला का ऑपरेशन किया गया। इस हिसाब से ऑपरेशन करना तो दूर, सोचने में भी आपकी रूह तक कांप जाए। धार के इस नसबंदी कांड ने मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। धार के बाग इलाके में एक नसबंदी कैंप लगाया गया, जहां एक ही दिन में 175 महिलाओं के ऑपरेशन किए गए। आदिवासी महिलाओं की नसबंदी आनन फानन में की गई। इसके लिए एक निजी डॉक्टर को बुलाया गया, जिसने 2-2 मिनट में महिलाओं के ऑपरेशन किए और उन्हें रफा दफा कर दिया और उन्हें बाहर अस्पताल के परिसर में चिलचिलाती धूप में लिटा दिया गया। ये जो आप हॉस्पिटल के अंदर की जगह देख रहे हैं, ये जो परिसर है, यहाँ पर ही खुले में जो महिलाएं हैं उन्हें लिटा दिया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं गंदगी का भी अंबार है। यहाँ इसी गंदगी के बीच इतनी चिलचिलाती धूप में 13 तारीख को एक जो महिलाएं हैं जो नसबंदी कराने आई थी, उनको इस तरह से यहाँ पर लिटा दिया जाता है। क्यों लिटाया जाता है? क्योंकि हॉस्पिटल में बेड की कैपेसिटी ही 30 की है, लेकिन नियमों को ताक पर रखकर 175 महिलाओं की नसबंदी कर दी जाती है। अब आप समझ सकते हैं कि ना यहाँ पर कोई टेंट लगाया जिससे कि धूप से उन्हें बचाया जा सके, ना यहाँ पानी पीने की व्यवस्था थी, ना यहाँ पर कोई और व्यवस्था थी। जब इस मामले की सच्चाई जानने के लिए रिपब्लिक भारत की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो हमारे हाथ कई ऐसी जानकारियां लगी जिनसे हमारे भी होश उड़ गए। ये मामला घोर लापरवाही का तो था ही, ना तो अधिकारियों ने कोई सुध ली और ना ही सरकार ने। महिलाओं ने आरोप लगाया कि नसबंदी के लिए लगाए गए उस कैंप में व्यवस्थाओं के नाम पर पीने का पानी तक नहीं था। कितना समय लगा आपकी नसबंदी करने में डॉक्टर को? ये 5 मिनट लगा, फिर वहाँ से निकाल के रूम में लुटा दिया। आपको क्या जमीन पे लिटाया था? हाँ, जमीन पे गद्दे बिछा के। और वहाँ तो धूप भी आ रही थी, कोई टेंट नहीं लगाया, धूप से बचने की व्यवस्था नहीं थी, जमीन पे फर्श पे लिटा दिया था। हाँ हाँ, जमीन में ही लिटा दिया था। वहाँ पानी, हवा के लिए पंखा या बाकी व्यवस्थाएं थी? कहीं नहीं, बहुत दूरी थे पर पैसा नहीं था, पंखा वंखा कुछ नहीं।
सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ा तो ये भी बात पता चली कि ये कैंप सिर्फ और सिर्फ सरकारी पैसे की गबन के लिए लगाया गया था। सरकार की तरफ से नसबंदी के लिए आने वाली राशि को मिल बांट कर खाने का फुल प्रूफ प्लान था और इसीलिए बगैर सोचे समझे एक दिन में 175 महिलाओं की नसबंदी कर दी गई ताकि टारगेट पूरा हो जाए। 30 बेड थे वहाँ, 30 लोगों में एक खुशनसीब ये कह सकते हैं सुनीता रही होंगी जिन्हें बेड मिला, लेकिन 175 में से बाकी जो हैं 30 के अलावा महिलाएं, उन्हें खुले फर्श में लिटा दिया गया। और सुनीता खुद इस बात की गवाही दे रही हैं कि नसबंदी में कितनी लापरवाही बरती गई कि 2 से 3 मिनट में, खुद उनका कहना है 2 से 4 मिनट में उनकी नसबंदी यहाँ पर कर दी जाती है। यानी सिर्फ टारगेट पूरा करने के लिए नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। आदिवासी महिलाओं की जान की चिंता तक नहीं की गई, क्योंकि पीड़ितों के मुताबिक उस डॉक्टर ने हर ऑपरेशन में मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 मिनट का वक्त लिया। इसके बाद महिलाओं को ऑपरेशन थिएटर के बाहर खुले में लेटा दिया गया। आरोप लगे कि इस दौरान साफ सफाई का ध्यान तो बिल्कुल भी नहीं रखा गया, यानी महिलाओं में इंफेक्शन फैलने का खतरा था। बाग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बीएमओ ने खुद भी ये बात स्वीकारी कि इस मामले में डॉक्टर ने घोर लापरवाही बरती। कितने लोगों की नसबंदी करवाई गई? 175 महिलाओं की। जी। अच्छा, और नियम क्या कहता है कितनी महिलाओं की एक दिन में नसबंदी की जाती है? केस मैक्सिमम करा सकते हैं, 30 केस मैक्सिमम करा सकते हैं। तो 175 क्यों करा दी गई, इसका कोई वजह क्लियर हो पाया? अब क्यों करा दे वो तो उस समय ही वाले बता पाएंगे। इस मामले के सामने आने के बाद खूब हंगामा मचा। सरकार के लचर रवैये पर सवाल खड़े हुए तो स्वास्थ्य विभाग ने आनन फानन में बीएमओ को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। हंगामा और बढ़ा तो बीएमओ को जिला मुख्यालय से अटैच कर दिया गया। कलेक्टर ने सीएमएचओ को लापरवाही बरतने वालों पर एक्शन लेने को कहा। धार में नसबंदी ऑपरेशन के नाम पर महिलाओं के साथ मेडिकल टॉर्चर हुआ। क्या नोटिस के खेल से 175 महिलाओं को इंसाफ मिल पाएगा? ऐसा लगता है कि एमपी की मोहन यादव सरकार का स्वास्थ्य महकमा बीमार है, जिसकी सर्जरी समय पर ना हुई तो लापरवाही और करप्शन और बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मध्य प्रदेश के बाद अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। स्वास्थ्य व्यवस्था जहां पर और भी खराब है, जिस पर आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में जमकर हंगामा मचा। पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बयानबाजी भी हुई। समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ने सरकार से सवाल पूछा तो जवाब में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उन्हें समाजवादी पार्टी सरकार के राज की याद दिला दी। दोनों के बीच यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर खूब कहासुनी हुई। सब कुछ दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। मैंने मंत्री जी से निजी अस्पतालों के विषय में कुछ बातें पूछने की इस सवाल में चेष्टा की है और उनका जो जवाब आया है वो निश्चित रूप से इस जनता के विश्वास को तोड़ने वाला है। समाजवादी पार्टी के माननीय सदस्य हैं, इनका पार्टी का राजनीतिक कार्यकाल का अंतिम समय तो पुराने ये 17 से पहले का सिनेमा देख रहे थे, वो ही पढ़ रहे थे। यूपी में 27 के लिए सियासी रणक्षेत्र सजने लगा है। विधानसभा का सत्र चल रहा है तो विपक्षी दल समाजवादी पार्टी एक एक करके सरकार को घेरने के लिए चक्रव्यूह रच रही है। सदन में विधायक अतुल प्रधान ने डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक को निशाने पर लिया और आरोप लगाए कि यूपी का स्वास्थ्य विभाग ही बीमार है। इस प्रदेश में 25 करोड़ की आबादी है। उस आबादी के अनुरूप जहां हमारे सरकारी अस्पतालों में जो सुविधाएं हैं वो नाकाफी हैं। वो इसलिए नाकाफी हैं कि वहां पर डॉक्टर्स नहीं है, नर्सिंग स्टाफ नहीं है, समय से सुविधाएं नहीं मिलती, जांच समय से होती नहीं, दवाइयां मिलती नहीं। जगह जगहों पर हम लोग रोज तस्वीरें देखते हैं, माननीय मंत्री जी के विभाग में बेड पर कुत्ता लेटे हुए, कहीं पर स्ट्रेचर टूटा हुआ, कहीं पर हमारी महिलाओं पर, माता बहनाएं जो गर्भस्थ रहती है, बच्चा जन्म देती है सड़क पर, कहीं पर अस्पताल के फर्श पर, वो इनकी नाकामी है। अतुल प्रधान के लहजे में तंज था तो स्वास्थ्य मंत्री ने भी तंज वाले अंदाज में ही जवाब दिया। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के लिए अचानक जागे सपा के प्रेम की सच्चाई पर सवाल खड़े किए। कह सकते हैं कि जो हमारी आध्यात्मिक शक्ति है, खासकर सनातन संस्कृति में माना जाता है, जब मेरा अंतिम समय आता है तो हमारे सामने, आंखों के सामने एक पिक्चर गुजरती है। तो जो समाजवादी पार्टी के माननीय सदस्य हैं, इनका
पार्टी का राजनीतिक कार्यकाल का अंतिम समय, तो पुराने ये 17 से पहले का सिनेमा देख रहे थे, वो ही पढ़ रहे थे कि कुत्ता बैठा है, बिल्ली बैठी है, ये वो पढ़ रहे थे। सपा का आरोप है कि सरकारी अस्पताल तबाह है और निजी अस्पतालों में जनता से लूट और गुंडागर्दी हो रही। आरोपों पर जुबानी जंग हुई। स्वास्थ्य मंत्री ने तैश में आरोपों को खारिज किया तो सपा विधायक चिढ़ गए। हमारे पास जो 426 अस्पतालों को जो डायग्नोस्टिक सेंटर है, पैथोलॉजिकल सेंटर है, उनको हमने 426 को नोटिस दिया है, 84 का लाइसेंस निरस्त किया है, 33 को हमने बहाल किया है अपील के उपरांत, और 57 पर FIR दर्ज कराई जो मानक के विपरीत थे, और 51 को हमने सील, 91 को हमने सील किया। देखिए बहुत जरूरी है, नियम को ऐसा बनाएंगे कि जो इन पर अध्यक्ष जी लाभ मिल सके। और वो नियमित है जिसके अंतर्गत पढ़ रहे थे, राय की बात उसमें कहीं नहीं थी। कुछ लोग हैं जो निजी अस्पतालों को इस प्रकार का आतंक फैला करके वसूली कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई सुनिश्चित करा दी गया। जो अरे आपको नहीं कहा, आप क्यों सुन रहे हो? आपको नहीं, वो जो जवाब दे रहे हैं, आप इस बात को तय करें कि आपकी पार्टी के कौन कौन लोग उसमें शामिल हैं। अरे वो किसी का नाम नहीं लिया उन्होंने, किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। कार्रवाई करोगे। सदन के अंदर सपा विधायक और डिप्टी सीएम के बीच हुई इस तीखी बहस के कुछ देर बाद मुख्यमंत्री ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने अखिलेश यादव की सपा सरकार को पानी पी पी कर निशाने पर लिया। योगी ने सपा के गुंडा राज का कच्चा चिट्ठा एक बार फिर खोल दिया। 2017 के पहले सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे और माफिया एक समानांतर सरकार का संचालन करते थे। गुंडा टैक्स और अवैध वसूली उत्तर प्रदेश की नियत बन चुकी थी। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया उत्तर प्रदेश को झकझोरता था। कानून चंद हाथों की जागीर बन चुका था। कर्फ्यू और दंगा आम बात हो गई थी। पर्व और त्योहार आस्था नहीं, आशंका के केंद्र बन जाते थे। पुलिस का मनोबल टूटा था। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। प्रदेश की छवि अराजकता और अस्थिरता का पर्याय बन गया था। यूपी विधानसभा में हुई इस बहस में सपा ने सरकार पर सवाल उठाने की भरपूर कोशिश की। वो अपने साथ आंकड़े भी लेकर आए, जो ये बताने के लिए काफी था कि 27 का मंच सेट है। बाबा के खिलाफ सपा का चक्रव्यूह चाहे कितना भी मजबूत हो, योगी के पास हर सवाल का जवाब है, फिर चाहे वो सदन के अंदर देना पड़े या फिर जनता के बीच। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बढ़ते खबरों में आगे खबर जम्मू से है। जम्मू में बाल सुधार गृह में 2 पाकिस्तानी कैदियों ने पुलिस पर हमला कर दिया। इन पाकिस्तानी कैदियों के साथ एक स्थानीय कैदी भी मौजूद था। फायरिंग करने के बाद ये सभी यहां से बाल सुधार गृह से फरार हो गए। तस्वीरें सामने आई हैं, आपको भी दिखा रहे, देखिए। कैदियों के हमले में एसपीओ समेत 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। इनकी तलाश में अब ऑपरेशन चल रहा है। पुलिस ने जम्मू में हाई अलर्ट कर दिया है। तो देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, ये सीसीटीवी फुटेज है बाल सुधार गृह का, जहां पर 2 पाकिस्तानी कैदी यहां पर ने पुलिस पर पहले हमला किया, इसके बाद वहां से फरार हो गए। इनके साथ एक स्थानीय कैदी भी मौजूद है। 2 पाकिस्तानी कैदी ऐसे हैं जिन्होंने पुलिस पर हमला किया, इसके बाद वहां से भागे और अब इनको ढूंढने के लिए पुलिस लगातार इलाके में तलाशी अभियान चला रही है। एजेंसीज हैं, उनके अधिकारी यहां पर पहुंचे हुए हैं। एक बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच भी से माना जा रहा है। ये तीनों जो हैं, ये बताया जाता है कि यहां काफी लंबे समय से थे। इनमें एक जो है स्थानीय था और बाकी 2 जो है पाकिस्तानी थे। स्थानीय जो गैंगस्टर था उसकी पहचान करणजीत गुगा के तौर पर हुई है। वहीं बाकी 2 पाकिस्तानियों की बात करें तो उनकी पहचान मोहम्मद सनाउल्लाह और एहसान अनवर के तौर पर हुई है। अब पुलिस की तरफ से पूरे इलाके में जो है सघन तलाशी अभियान जारी है। कोशिश ये है कि इन तीनों की लोकेशन को जो है आइडेंटिफाई किया जाए और जल्द से जल्द इन तक पहुंचा जाए। जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पर यही वो ऑब्जर्वेशन होम है जिसका CCTV जो है वो लगातार
लगातार रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क आपको दिखा रहा है कि वहाँ से एक लोग कैसे फायर करके भागे। हालांकि जो इंजरीज हुई वो इंजरीज जो हैं वो फिजिकल असॉल्ट की थी। फायर इंजरीज जो हैं दोनों भी जम्मू कश्मीर पुलिस के एक हेड कांस्टेबल जो प्रवीण थे, उसके अलावा एसपीओ विनय, उन्हें जो है फिजिकल इंजरीज आई, जिसके बाद उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में जो है वो रेफर किया गया है। लेकिन इस वक्त जो है अब लगातार यहाँ पर जांच जारी है और कोशिश ये है कि जल्द से जल्द तीनों जो जुवेनाइल हैं उन्हें पकड़ा जाए। उनके पास एक पिस्टल बताई जाती है, हालांकि ये पिस्टल जो है वो सरकारी पिस्टल नहीं है। जुवेनाइल होम के अंदर ये पिस्टल कहाँ से आई, ये भी एक सवाल का विषय है। डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस नलिनी प्रभात जो हैं वो कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंचे थे, मौके का जायजा लिया है, क्योंकि सुरक्षा में एक बड़ी चूक के तौर पर भी देखा जा रहा है। बताया जाता है कि जब ये वाकया सामने आया उस वक्त जो है 6 पुलिस वाले और 28 जो कैदी थे जो कि 18 साल से कम उम्र के थे वो यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन एक प्री हैश्ड कॉन्स्पिरेसी यानी कि एक षड्यंत्र के तहत जो है उन्हें जो है बुलाया गया और उसके बाद लगातार जो है उन पर हमला किया गया, जिसके बाद 2 पुलिस वाले घायल हुए, हेड कांस्टेबल और एसपीओ, और अब जो है उनका इलाज जारी है। वहीं इस वक्त की बात करें तो तस्वीरों में आप देखेंगे तो लगातार सभी एजेंसियां मिलकर यहाँ पर मामले की जांच कर रही हैं कि आखिरकार क्या कारण था और कैसे जो है ये लोग यहाँ से भागने में सफल रहे। पुलिस की पिस्टल लूटकर भागे हैं पाकिस्तानी कैदी। सारे पाक कैदियों की जानकारी मांगी गई है यहाँ पे पुलिस की ओर से। जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने घटनास्थल का दौरा किया है। फरार कैदियों की तलाश जारी है। बता दें आपको कि सभी पाक कैदियों की जानकारी यहां पर मांगी गई है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने घटनास्थल का दौरा भी किया है। और अब बढ़ते खबरों में आगे अब बात करेंगे यूपी की। यूपी में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इसी को लेकर अलग अलग मुद्दों को लेकर नेताओं के बीच बयानबाजी जारी है। एक तरफ अखिलेश यादव है जो एसआईआर का मुद्दा उठाकर बीजेपी के साथ चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो लगातार प्रदेश की जनता को समाजवादी पार्टी सरकार के कार्यकाल की याद दिलाते हुए विपक्ष पर हमलावर है। आज भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला जहां अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच जमकर यहां पर बयानबाजी हुई और दोनों सियासत के पिच पर खूब बैटिंग करते दिखाई दिए। दिखाते हैं आपको भी। गद्दी विरासत मिल सकती है, बुद्धि नहीं। ये जो डायलॉग किसका है, ये अमृतवाणी किसकी है? अगर हम आक्रांताओं का महिमा मंडन कर रहे हैं और राष्ट्र के प्रतीकों का, भारत के तिरंगे का, भारत के राष्ट्रगान का, भारत के राष्ट्रगीत का, भारत के महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं, तो एक प्रकार से हम संविधान की अवहेलना कर रहे हैं। उन्होंने हमारे ही नगर अध्यक्ष के 10 नकली, हमारे ही वोटर का वोट कटवा दिया। किसी को अपमानित करने का किसी ने काम किया है तो यही बिना डिग्री के योगी जी ने। राम मंदिर का विरोध करते हैं, काशी विश्वनाथ धाम का विरोध करते हैं, ये प्रवृत्ति दिखाती है। इनको भारत की आस्था के प्रति कोई सम्मान नहीं है। ये जुबानी जंग है 2027 के सेमीफाइनल के लिए। इसे लेकर दोनों तरफ तैयारियां जबरदस्त हैं। सियासी तर्कश में मुद्दों के तीर से हमला दिन ब दिन तीखा होता जा रहा है। चाहे हिंदू वोटरों की गोलबंदी हो या फिर मुसलमानों का ध्रुवीकरण, उत्तर प्रदेश के जंग में हथियारों की कोई कमी नहीं। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक विधानसभा के अंदर और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव एक दूसरे पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। विकास से लेकर लॉ एंड ऑर्डर और एसआईआर से लेकर शंकराचार्य, हर मुद्दे पर जबरदस्त बयानबाजी जारी है। क्योंकि एक तरफ दोनों खेमों में वोट बैंक को बनाए रखने की चुनौती है, तो वहीं दूसरी ओर है नए वोटों को जोड़ने का संकट। उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए सनातन के पिच पर इस बार अखिलेश यादव भी बैटिंग कर रहे हैं। शंकराचार्य विवाद को लेकर अखिलेश यादव लगातार योगी आदित्यनाथ की सरकार को घेरने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अखिलेश के इस एजेंडे को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों एफआईआर लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। आपको पूछना है, सपा के लोग पूछे
लेकिन हम लोग मर्यादित लोग हैं, कानून का शासन पर विश्वास करते हैं, कानून का शासन पालन करना भी जानते हैं, पालन करवाना भी जानते हैं। किसी गलत परिस्थितियों की वजह से, वो भी भारतीय जनता पार्टी के तांडव की वजह से, उस समय जो लॉ एंड ऑर्डर को व्यवस्थित करने के लिए घटना हुई थी, लेकिन उस घटना के बाद अगर कोई गलती हुई थी तो पूजनीय शंकराचार्य जी से हम लोगों ने क्षमा मांग ली थी और गलती स्वीकार कर ली थी। पूजनीय शंकराचार्य जी का रथ इन्होंने धक्का मारा, गंगा में स्नान नहीं करने दिया। सोचिए, यूपी के सियासी जंग में एक बार फिर गद्दी और बुद्धि की भी एंट्री हो गई है। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए। साथ ही इस दौरान सीएम योगी के गद्दी और बुद्धि वाले बयान पर भी तंज कसा। इनके दो बहुत स्टेटमेंट आते थे हमारे खिलाफ, अक्सर हमने आपने सुना। यहाँ जितने पत्रकार साथी हैं, हमारे साथ लीडर्स बैठे, उत्तर प्रदेश की जनता, ये डायलॉग हमेशा दो सुनते थे, गद्दी विरासत में मिल सकती है, बुद्धि नहीं। ये जो डायलॉग किसका है? ये अमृतवाणी किसकी है? दरअसल विरासत में गद्दी और बुद्धि वाला बयान सीएम योगी ने अखिलेश यादव के लिए दिया था, जब अखिलेश ने अयोध्या में दीपोत्सव पर सवाल उठाए थे। और अब शंकराचार्य विवाद के बहाने अखिलेश यादव फिर से वही तंज सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए कस रही हैं। अखिलेश यादव अपने पीडीए वोट बैंक के सहारे मैदान में है, तो एसआईआर को लेकर अब अखिलेश यादव राहुल की तरह ही बीजेपी की घेराबंदी करने में जुटे हैं। अखिलेश यादव को शायद अपने पारंपरिक यादव मुस्लिम वोट बैंक की चिंता सता रही है, तभी तो फॉर्म 7 के जरिए नाम काटने की प्रक्रिया को अखिलेश यादव बीजेपी की साजिश बताने में जुटे हुए हैं। फॉर्म 7 कोई भी किसी के नाम पे अगर देता है, भारत निर्वाचन आयोग उसका वेरिफिकेशन करा रहा है। अगर कोई फिजिकली प्रस्तुत हो रहा है कि साहब ये फॉर्म 7 गलत है, मैं हूं, तो फॉर्म 7 वहीं पे रिजेक्ट हो रहा है। क्यों वातावरण खराब कर रहे हैं आप लोग? इलेक्शन कमीशन या जो भी प्रोसेस हो रहा है उसका डेटा शेयर किया जा रहा है, उससे डेटा शेयर हो रहा है, तभी वो टारगेटेड कर रहे हैं। उन्हें पता है कि इस बूथ पे कटवाना है, लेकिन प्रोफेशनल लोग हैं, वो जमीन पे नहीं जानते। इसीलिए मान लीजिए बिधुना विधानसभा में हमारे ही नगर अध्यक्ष के दस्तखत से हमारे ही वोटर का वोट काट दिया, तो स्वाभाविक पकड़े जाओगे आप। अखिलेश यादव का दावा है कि समाजवादी पार्टी ने अब तक फॉर्म 7 के जरिए 47 आपत्तियां दर्ज करवाई, तो वहीं बीजेपी ने 1729 आपत्ति दर्ज करवाई और नाम काटने के 1,28,659 दावे अज्ञात की तरफ से किए गए। अखिलेश का आरोप है कि ये सभी दावे बीजेपी की तरफ से करवाए गए, जिसमें अधिकतर यादव और मुसलमानों के नाम। मतलब साफ कि अखिलेश यादव अपने पारंपरिक यादव और मुसलमान वोट बैंक को अपनी तरफ एकजुट रखना चाहते हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर उत्तर प्रदेश के वोटरों के मन में क्या है। यूपी के चुनाव में अभी करीब 1.5 साल का समय बाकी है, लेकिन यह भी तय हो गया है कि इन मुद्दों की तपिश चुनाव तक कम होने वाली नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबर दिखाएंगे अब मुंबई से। मुंबई में टीपू सुल्तान के मुद्दे पर रार थमने का नाम नहीं ले रही है। महाराष्ट्र के मालेगांव में डेप्यूटी मेयर ने अपने दफ्तर में टीपू सुल्तान की जो फोटो लगाई, उस पर पूरे देश में बवाल छिड़ गया है। अब महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल के बयान ने इस पूरे विवाद में आग में घी का काम किया है और अब महाराष्ट्र की सियासत फोटो को लेकर के सुलगी हुई है, जमकर बयानबाजी हो रही है, वार पलटवार का दौर चल रहा है। आपको भी दिखाते हैं। टीपू सुल्तान के मुद्दे पर महाराष्ट्र में जो महाभारत छिड़ी है, उसके पटाक्षेप के आसार नजर नहीं आ रहे। मालेगांव में सपा की नेता के डिप्टी मेयर बनने पर दफ्तर में लगी टीपू सुल्तान की तस्वीर ने महाराष्ट्र में ऐसा सियासी रण शुरू कर दिया जो हर गुजरते दिन के साथ और भीषण होता जा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें असली जंग जैसे तीर तलवार नहीं, बल्कि जुबानी बाण चल रहे हैं। इस मुद्दे पर सपा जैसी ही सोच रखने वाली कांग्रेस के चेहरे से भी मुखौटा हट गया है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने टीपू सुल्तान की तुलना शिवाजी महाराज से कर दी।
जिसके बाद बीजेपी ने इस मुद्दे पर उन पर चढ़ाई कर दी। मुंबई में कांग्रेस के दफ्तर के बाहर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोल दिया। एक तरफ ये हंगामा चल रहा था तो दूसरी तरफ हर्षवर्धन सपकाल ने अपनी बात पर अड़े रहने का ऐलान कर दिया। मराठा समुदाय के गौरव शिवाजी महाराज की तुलना टीपू सुल्तान से करके मराठियों को पहले ही चोट पहुंचा चुके सपकाल ने ये तक कह दिया कि उन्होंने जब कुछ गलत कहा ही नहीं तो माफी मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कांग्रेस नेता सपकाल ने अपने बयान के बचाव में संविधान का हवाला तक दे दिया। मेरा स्टेटमेंट एक बार दोबारा देख लीजिए। मेरा सवाल क्या था, सवाल का जवाब क्या था, और जो टीपू सुल्तान जी की बात हो रही है, उनका फोटो जो है, उनकी प्रतिमा जो है, ये भारत के संविधान में भी है। अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष इस बात पर अडिग हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलने का दावा करने वाली शिवसेना यूबीटी इससे बचने की कोशिश में लगी दिखी। शिवसेना यूबीटी के संजय राउत इस मुद्दे पर पूछे सवाल को गोलमोल करते नजर आए। छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना किसी से नहीं हो सकती, लेकिन क्या देश में और महाराष्ट्र में और कुछ मुद्दा ही नहीं है? किसान आत्महत्या कर रहे, सबके मुद्दे हैं, लेकिन उस बारे में कोई बात नहीं करेगा। कभी औरंगजेब निकालेंगे, कभी अफजल खान निकालेंगे, कभी उनके पास कोई काम धंधा नहीं है। महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान पर उपजा ये विवाद मुंबई से सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे असदुद्दीन ओवैसी के लिए विवाद की चाबी बन गया। उन्होंने टीपू सुल्तान के बहाने बीजेपी को सावरकर के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की। ओवैसी ने इशारों में बीजेपी पर तंज कसा। 99 में टीपू सुल्तान की शहादत हुई, अंग्रेजों से लड़कर टीपू की शहादत हुई, जेल में बैठकर टीपू तुम्हारे वीर की तरह 6 लव लेटर नहीं लिखा अंग्रेजों को मैं माफ कर दो, तुम जो बोले मैं करता हूं। टीपू तलवार लेकर अपने मुल्क को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए शहीद हो गया। महाराष्ट्र में शिवाजी का ओहदा क्या है ये पूरा देश जानता है। ऐसे में टीपू सुल्तान से उनकी तुलना करना साफ तौर पर तुष्टीकरण की तरफ इशारा करता है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस अपने कोर मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए शिवाजी का अपमान करने भी तैयार है? क्योंकि महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में उसे बात अच्छी तरह समझ आ चुकी है कि मुसलमानों के वोट अब उसकी बपौती नहीं रहे। इस खेल में AIMIM और सपा समेत बाकी पार्टियां भी आ चुकी हैं। इसलिए यह माना जा रहा है कि कांग्रेस टीपू सुल्तान के बहाने मुसलमानों की रहनुमा बनने की अपनी छवि को मजबूत रखना चाहती है, ताकि ये वोट बैंक उसी की मुट्ठी में बना रहे और फिसले ना। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बढ़ते खबरों में आगे और बात करेंगे अब सिस्टम की घोर लापरवाही की। सिस्टम की घोर लापरवाही ग्रेटर नोएडा में भी देखने को मिली, जब महाशिवरात्रि के उत्सव में शामिल होने के लिए एक परिवार की खुशियां उस वक्त माता में बदल गई जब वहां बड़ा हादसा हो गया। ग्रेटर नोएडा के दलेलगढ़ गांव के गड्ढे में गिरने से 4 साल के देवांश की मौत हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि बार बार शिकायत करने के बावजूद प्रशासन ने शिकायतकर्ताओं को यहां पे उनकी बात अनसुनी कर दी, दरकिनार कर दिया, और नतीजा ये हुआ कि एक गड्ढे वाले हादसे ने एक बार फिर से मासूम की जिंदगी छीन ली। उस पर हैरानी की बात तो यह है कि जिम्मेदार अधिकारियों ने अपनी गलती मानने के बजाय पूरे मामले से ही अपना पल्ला झाड़ लिया। कैसे ये पूरा हादसा हुआ समझाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। महाशिवरात्रि के मौके पर जहां पूरा देश भोलेनाथ की भक्ति में डूबा था, जगह जगह शिव बारात निकाली जा रही थी, उत्सव मनाया जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ ग्रेटर नोएडा के अनिल के परिवार के लिए ये दिन कभी ना भुलाए जाने वाला बुरा सपना बन गया। ग्रेटर नोएडा में एक बार फिर मासूम जिंदगी सिस्टम की लापरवाही की भेंट चढ़ गई। ग्रेटर नोएडा के धनकौर थाना क्षेत्र के दलेलगढ़ गांव में शनिवार को दर्दनाक हादसा हो गया। पानी से भरे गहरे गड्ढे में गिरकर 3 साल के बच्चे की मौत हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि प्राधिकरण को कई बार शिकायत देने के बावजूद गड्ढे को लेकर कोई एक्शन नहीं लिया गया। जानकारी के मुताबिक अनिल की बेटी अंजलि कुछ दिनों पहले अपने ससुराल सिकंदराबाद से अपने बेटे देवांश और बेटी के साथ मायके आई थी।
शनिवार को गांव के पास स्थित मंदिर में भंडारा चल रहा था, जहां परिवार बच्चे के साथ शामिल होने के लिए गया था। इसी दौरान खेलते खेलते 3 साल का देवांश पास ही में बने गहरे गड्ढे में गिर गया। परिजन और ग्रामीण जब तक बच्चे को बाहर निकालते, तब तक देवांश की सांसें थम चुकी थी। मासूम की मौत से पूरे परिवार में मातम पसर गया। ग्रेटर नोएडा के दलेलगढ़ गांव में एक 3 साल के बच्चे की जान चली गई एक गड्ढे में डूबकर। हम उसी गांव में मौजूद हैं, उसी जगह पर ये मंदिर है। यहाँ पर भंडारे का आयोजन हो रहा था महाशिवरात्रि, और ये मंदिर है। इस तरफ मंदिर से रास्ता अगर जाता है तो ये गड्ढा जो आप देख रहे हैं ठीक इसके पीछे, इन सीढ़ियों से, अभिषेक इन सीढ़ियों को दिखाई पहले, इन सीढ़ियों से नीचे उतरकर वो बच्चा खेलते खेलते नीचे उतरता है। और भंडारे का आयोजन था, जो कि लोग व्यस्त थे महाशिवरात्रि के मौके पर। उसी दौरान वो बच्चा, 3 साल का मासूम बच्चा, इसी गड्ढे में, जो कि आपको दिखेगा कि ये ज्यादा गहरा है या पानी है ये पता नहीं चलता, क्योंकि ऊपर पत्ते लगे हुए हैं, लेकिन इसी गड्ढे में वो गिरकर डूब जाता है, उसकी जान चली जाती है। फिर बच्चे की खोजबीन होती है, उसके बाद पता चलता है कि बच्चा यहाँ डूब गया। हैरानी की बात तो यह है कि गांव के लोगों ने बताया कि ये गड्ढा लंबे समय से खुला पड़ा था और बारिश के बाद इसमें पानी भी भर गया था। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि सेक्टर 150 की घटना के बाद भी उन्होंने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को पत्र देकर ऐसे खतरनाक गड्ढों को भरने और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्राधिकरण के अधिकारी यहाँ पर मौके मुआवना किया नहीं गया, परिजनों से नहीं मिले हैं, और जबकि प्राधिकरण के अधिकारी यहाँ पर आए, एसडीएम साहब, डीएम साहिबा आए। परिजनों की मांग है कि बच्चे के पिता को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में नौकरी दी जाए। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इस इलाके की ये पहली घटना नहीं है। ग्रेटर नोएडा के दलेलगढ़ गांव में 15 दिन पहले भी हादसा हुआ था। देवांश की तरह ही 4 साल के बच्चे की खुले नाले में डूबकर मौत हो गई थी, लेकिन इसके बाद भी ग्रामीणों की शिकायत को अनदेखा किया गया। नतीजा ये हुआ कि 15 दिनों के बाद देवांश ने भी अपनी जान गंवा दी। ये कोई अकेला ऐसा मामला नहीं है। कुछ ही हफ्तों पहले 16 जनवरी 2026 को नोएडा के सेक्टर 150 में 27 साल के टेक एक्सपर्ट युवराज मेहता की भी इसी तरीके से मौत हो गई थी। युवराज की मौत के बाद भी सिस्टम सोता रहा, स्थानीय लोगों की शिकायतों को दरकिनार करता रहा, और नतीजा ये हुआ कि दिल्ली और नोएडा के गड्ढे लोगों की जिंदगियों को लीलते रहे। 16 जनवरी नोएडा गड्ढे में मौत, 6 फरवरी दिल्ली गड्ढे में मौत, 9 फरवरी दिल्ली सीवर में मौत, 12 फरवरी कानपुर गड्ढे में मौत, 15 फरवरी ग्रेटर नोएडा गड्ढे में गिरकर मौत। यानी हादसे पर हादसे होते रहे। प्रशासन और सिस्टम कार्रवाई के नाम पर अपनी नाकामियां छिपाता रहा। ग्रेटर नोएडा के हादसे को लेकर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। यहाँ भी जिम्मेदार अधिकारियों ने अपना पल्ला झाड़ खुद को पाक साफ बता दिया। और यहाँ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। अपना खूब ख्याल रखिए, देखते रहिए रिपब्लिक भारत। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।